हेलो फ्रेंड्स। आज एक लंबे गैप के बाद आपसे मिलना हो रहा है मेरा। और ज्योग्राफी का 5th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के साथ आप लोगों के पास में आया हूँ। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए केवल मैप जो है इसका वो आपके सिलेबस में है, और यूपी बोर्ड में तो खैर पूरा चैप्टर ही है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा ये कहना है कि इस चैप्टर को जब तक ध्यान से आप लोग नहीं एक बार समझेंगे तो मैप में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर मैप को बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो इस चैप्टर की वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से सुनें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खनिज क्या होता है, और ये हमारे घर में भी मिलता है, कई रूपों में मिलता है। और खनिज वास्तव में एक ऐसा तत्व है जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान होता है और जिसकी अपनी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज को हम अगर देखें तो कई प्रकार का होता है। धात्विक खनिज जिसको मेटलिक बोलते हैं, अधात्विक खनिज जो नॉन मेटलिक होता है, और एक होता है ऊर्जा खनिज अर्थात एनर्जी मिनरल्स। धात्विक जो होता है वो 3 तरह का होता है: लौह, अलौह, बहुमूल्य। लौह वो जिसमें कि किसी न किसी रूप में लौह पाया जाता है। अलौह वो जिसमें कि लोहा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, है ना। और बहुमूल्य प्रेसियस जो काफ़ी मूल्यवान होते हैं, ऐसे खनिज सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा आदि, ये हमारे प्रेसियस यानी बहुमूल्य में आते हैं। और अधात्विक वो अभ्रक, नमक, पोटास, चूना, संगमरमर। मैंने कहा ना कि खनिज हमारे घर में भी होता है, हमारी रसोई में भी है नमक के रूप में। और लास्ट है हमारा एनर्जी मिनरल्स, ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये खनिज 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आइए चलते हैं हम, ये अभी मैं अपने नोट्स से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, बुक्स की पीडीएफ बाद में आएगी इसमें। लौह अयस्क मैग्नेटाइट जिसमें कि 70% आयरन होता है, और हेमेटाइट 50 से 60%। और ये अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे कि आपका उड़ीसा में 33%, झारखंड में 28%, छत्तीसगढ़ में 19%, कर्नाटका में 11%, अदर्स में 9%। तो इससे पता चलता है कि जो सबसे अधिक है वो 33% कहाँ पर, वो भी उड़ीसा में। तो इस तरह से हम अगर एक चार्ट बना लेंगे, एक तरफ खनिज लिखकर और दूसरी तरफ वो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो एक चार्ट बन जाएगा। तो हमें एक मैप भी हमारे ध्यान में आ जाएगा, और कहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है ये भी हमारे ध्यान में रहता है। तो सबसे अधिक जो लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है उड़ीसा में 33%। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज। मैग्नीज जो है इसका उपयोग इस्पात विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, और लगभग 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट आदि बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और देखिए ये कहाँ किस स्टेट में कितने परसेंटेज में पाया जाता है, तो 25% ये भी उड़ीसा में। तो इस तरह से उड़ीसा दो जो मिनरल्स हैं
उसके बारे में सबसे आगे हो गया, एक तो लौह अयस्क और दूसरा मैंगनीज। तो ये हम ध्यान करेंगे, तब हमें मैप में शो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 22% कर्नाटका, 24% एमपी और अदर्स में 29%। इसके आगे चलते हैं हम। तो तांबा को देखते हैं। तो प्राचीन काल से ही तांबा राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और उसके लिए खेतड़ी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ का तांबा अन्य देशों में भी भेजा जाता था। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 48% जो तांबा होता है वो राजस्थान में पैदा होता है। उसके बाद 29.9% एमपी में और 16% झारखंड में और 7.7% अदर्स में। तो ये है तांबा उत्पादक राज्य, यानी सबसे अधिक राजस्थान में। तो ये लोहा उत्पादन में उड़ीसा आगे है, मैंगनीज उत्पादन में उड़ीसा आगे है और तांबा में राजस्थान आगे है। तो ये 3 प्रदेश हमारे सामने आ गए। अभी हमने जो लॉ एस की बात की थी उसमें एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण रह गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कर लेंगे कि लॉ एस्क बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी रूप में मैप में ज़रूर पूछता है और क्वेश्चंस तो इसके आते ही हैं। जो लॉ एस्क है उसको विकास की रीढ़ बोला जाता है, हर जगह चूँकि उसका प्रयोग होता है। और भारत में एक उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है और यहाँ तक कि एक बेलाडीला क्षेत्र है, वहाँ का जो लॉ एस्क है वो अधिकतर उसका निर्यात ही होता है। जापान में अधिकांश रूप में उसका निर्यात होता है। लोहे का एक उदाहरण हम लोग अपने देश में देखते हैं कि जो दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ है वो बहुत प्राचीन है, मौर्यकालीन है और उसमें आज तक जंग नहीं लगी। तो ये उस भारत में पाए जाने वाले उच्च कोटि के लोहे का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ये जो लोहे की पेटियां हैं, पेटी मतलब एक बेल्ट जहाँ पर अधिकांश रूप में ये लोहा पाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लें कि पेटियों के बारे में पूछता है। सबसे पहली हम लोगों ने देखा उसमें पाइग्राफ में कि उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उड़ीसा झारखंड की पेटी, उड़ीसा झारखंड की पेटी को अगर हम लोग मिला लें तो एक काफ़ी अच्छी मात्रा में, क्योंकि 28% झारखंड में होता है, 33% उड़ीसा में। और यहाँ पर हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। और हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग होता है। दूसरा है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आसपास। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से उत्तम कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। और जिसका अधिकांश जो है वो विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है। अगला है हमारा बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, कर्नाटक इसमें आता है। और वहाँ पर कुद्रेमुख की खाने हैं। कुद्रेमुख कन्नड़ भाषा में बोला जाता है। कुद्रे शब्द का अर्थ कन्नड़ भाषा में घोड़ा होता है और मुख मतलब मुंह, यानी घोड़े के मुंह जैसा स्थान, तो उसको कुद्रेमुख नाम दिया गया उस पहाड़ी को। और यहाँ से जो लोहा निकलता है स्लरी के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट पत्तन पर भेजा जाता है और वहाँ से जो है इसका निर्यात होता है। और अगला है महाराष्ट्र गोवा पेटी। इस क्षेत्र से पाए जाने वाला जो लोहा है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पाया जाता है
यहाँ का जो लोहा है वो उतना उत्तम कोटि का नहीं है, फिर भी इसका जो निर्यात होता है मारमा गोवा का जो पत्तन है वहाँ से, तो ये महाराष्ट्र गोवा पेटी के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही थोड़ा सा मैप देखें हम लोग। देखिए, पहले जो हम लोगों ने उड़ीसा झारखंड वाली जो पेटी के बारे में देखा था, ये हमारा उड़ीसा झारखंड की पेटी, दुर्ग न, और ये झारखंड सिंहभूम जिला, मयूरभंज, सॉरी ये वाला क्षेत्र, ये हमारा उड़ीसा झारखंड की पेटी वाला क्षेत्र है। और इसके बाद दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़, ये वाली जो पेटी है ये है दुर्ग, बस्तरपुर, चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिला के। और ये बेलाडीला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और इसका विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वहाँ से इसका निर्यात किया जाता है। अगला है हमारा बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, यानी कर्नाटक वाला क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है ये पूरा कर्नाटक का क्षेत्र। ये कुद्रेमुख है, तो ये इस पेटी के अंतर्गत आता है। और लास्ट वाला जो है हमारा, ये महाराष्ट्र और गोवा को मिला के रत्नागिरी जिला, यहाँ से मारमा गोवा बंदरगाह से इसका निर्यात होता है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण लौह अयस्क की पेटियाँ हैं जो इस मानचित्र में दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये एक रैट होल क्या होता है, एक बहुत जो कोयला निकालने की जो विधियां हैं या मिनरल्स निकालने की, उसमें एक पतली पट्टी सुरंग जैसी बना के उसमें से जो खनन क्रिया होती है उसको रैट होल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला आता है हम लोगों का जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, लकड़ी या उपला, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, यानी नए स्रोत। भूतापीय ऊर्जा तो बहुत कम है, देखने में आता है, जैविक ऊर्जा भी, ज्वारीय ऊर्जा पर हम लोग कुछ बढ़ रहे हैं आगे, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं। और सौर ऊर्जा में तो भारत का विश्व में भी एक स्थान होने जा रहा है, क्योंकि इस पर इस वर्तमान सरकार बहुत ध्यान दे रही है कि नहीं सौर ऊर्जा का हम अधिक से अधिक उत्पादन करें। इसमें एक जो प्रमुख परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आता है वो कोयला है। कोयला एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जो सबसे अच्छे प्रकार का जो कोयला है उसको हम लोग एंथ्रेसाइट के नाम से जानते हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यहाँ तक कि जो थर्मल पावर है वो भी इस पर ही निर्भर है काफ़ी मात्रा में। पीट जो है, पीट प्रकार का जो कोयला वो दलदलों में क्षय होते पादपों से उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन होता है, नमी की उच्च मात्रा, निम्न ताप क्षमता कम होती है। जो लिग्नाइट है
वो एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है और इसके मुख्यतः जो भंडार हैं वो तमिलनाडु के नेवेली मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। अधिक तापमान से जो प्रभावित कोयला होता है उसको बिटुमिनस कहा जाता है और वाणिज्यिक रूप से इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और धातु शोधन में भी इस कोयले का अधिक प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सर्वोत्तम गुण वाला जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट होता है, जिसको हम कठोर कोयला भी कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अलग अलग टाइमिंग में, अलग अलग पीरियड में ये तैयार हुए हैं। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। तो इस तरह से ये एक पीरियड है जिस पीरियड में ये तैयार हुआ है और मुख्य रूप से दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है ये प्रमुख कोयला क्षेत्र। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोनवर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी जो कोयला है वो उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाए जाते हैं। ये कोयले की प्राप्ति बताइए कहाँ कहाँ से? गोंडवाना, भूगर्भिक शेल और टर्शियरी। अगला आता है हमारा पेट्रोलियम। इसके मैप के बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे। मैप जो ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन भारत में वो पेट्रोलियम है और इसका हर प्रकार से उपयोग किया जाता है और अधिकांश जो पेट्रोलियम की उपस्थिति है वो टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं भ्रंश ट्रैप में पाई जाती हैं, ट्रैप के रूप में, यानी शैलों के बीच में तेल धारक परत सनद्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है और परतों से ये रिश्ता रहता है, परतों से निकाला जाता है। इसमें जो प्राकृतिक गैस होती है वो हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में जो पेट्रोलियम उत्पादन है उसका 63% मुंबई हाई में होता है। मुंबई के पास जो समुद्री क्षेत्र है उसमें से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त 18% गुजरात में, 16% असम से प्राप्त होता है और जो असम है वो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त जो हमारा यूनियन टेरिटोरियल क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। गुजरात में अंकलेश्वर सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और असम में डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन, हुगरीजन इसके महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाइपलाइन है पेट्रोलियम की जिसको HVJ के नाम से जानते हैं हम लोग। HVJ गैस पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, और ये 1700 किलोमीटर लंबी है और ये सीधे इन क्षेत्रों को जोड़ती है पाइपलाइन के माध्यम से, मुंबई हाई से और बसीन को, और फिर पश्चिमी उत्तरी भारत उर्वरक विद्युत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। ये बसीन से निकलती है और हजीरा से होते हुए विजयपुर और विजयपुर के बाद जगदीशपुर और फिर यही पाइपलाइन आगे चल के दिल्ली क्षेत्र में प्रवेश करती है और गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, उधर हरियाणा में गुरुग्राम, सोनीपत, ये पूरी पाइपलाइन यहीं से गई हुई ये पूरे क्षेत्र को जोड़ती है। जो इसके बाद आता है हमारा विद्युत निर्माण। विद्युत निर्माण जो होता है वो कई प्रकार से होता है। जो परंपरागत जल द्वारा, फिर उसके बाद ताप विद्युत द्वारा जिसमें कि कोयले का प्रयोग होता है। परमाणु विद्युत हम लोग जानते हैं जिसमें कि यूरेनियम, थोरियम का प्रयोग किया जाता है और ये पवन हवा से जो पंचक्की चलती है उससे टरबाइन घूमती है और बिजली का निर्माण होता है।
जल विद्युत के प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो हमारी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जिसको बोलते हैं, जिसको कि आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया है अपने प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना, इसी प्रकार से और भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जहाँ पर कि जल विद्युत का निर्माण होता है। उसके साथ साथ और भी कई तरह के मल्टीपर्पजेस काम होते हैं, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहा जाता है। अगला है हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर कि परमाणु के द्वारा यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करके और बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में। ये है जो हमारे प्रमुख 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे शॉर्ट में हम याद करते हैं किसी का नामकरण करके, N फॉर नरोरा, R फॉर रावतभाटा, K फॉर काकरापारा, T फॉर तारापुर, NRKT, ठीक है ना। शॉर्ट में हमने बोला NRKT, और उसके बाद कैगा कलपक्कम, NRKT KK, याद हो गया, NRKT KK, नरोरा, रावतभाटा, काकरापारा, तारापुर, कैगा कलपक्कम। और ये जो इनके राज्यों के नाम हैं, तो ये है URGM, GM मतलब इस तरह से लर्न करेंगे, UR मतलब तुम, GM मतलब जनरल मैनेजर, शॉर्ट में हो गया URGM। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, URGM इनके टी, आपके टी, कुछ भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, URGM KT या URGM इनके टी। तो इस तरह से हम याद कर लेते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाता है हमें। NRKT KK, NRKT KK हो गया ना। अब हमारे ध्यान में भी आ गया कि कौन सा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो किस राज्य में, NRKT, N फॉर नरोरा, उधर है हमारा URGM, तो N के आगे U यानी उत्तर प्रदेश, ठीक, R फॉर रावतभाटा, और इधर हमने UR, तो रावतभाटा कहाँ है, राजस्थान में। फिर UR NRKT K, और इधर आ रहा है हमारे G फॉर गुजरात, तो काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। और T तारापुर महाराष्ट्र में, GM हो गया पूरा। और कैगा कर्नाटक, KT, और लास्ट में कलपक्कम तमिलनाडु। तो ये हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र। पवन ऊर्जा केंद्र, जहाँ पर कि एक बार जो बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं उसके नीचे टरबाइन लगी होती है, जब जितना तेज पंखा चलता है उतना तेज वो टरबाइन चलती है और बिजली का उत्पादन होता है। इसका मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में सर्वाधिक रूप में होता है। और इसके अतिरिक्त जो समुद्री किनारे वाले क्षेत्र हैं, राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, यहाँ पर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है भाई? ज्वारीय ऊर्जा जो महासागर में जो तरंगे आती हैं जाती हैं, ज्वार भाटा, ज्वार मतलब जब तरंग बहुत तेज़ी से चढ़ती है और भाटा मतलब जब उतरती है, तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और जब ये एक
पतली एक खाड़ी होती है, जैसे पतला रास्ता होता है ना, उसमें जल बहुत तेज़ी से जाता है, तो उसके आर पर बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। और उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से जब पानी भीतर जाता है और द्वार बंद होने और बांध में ही रह जाता है, तो बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है और उससे टरबाइन चलती है और उससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। मुख्य रूप से जो खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, और पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन क्षेत्र में और गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भूतापीय यानी भूमि के अंदर जो टेम्परेचर है उसका उपयोग किया जा सकता है बिजली उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में, क्योंकि जितना हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ऐसे क्षेत्रों में जो भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और ये इतना गर्म हो जाता है कि ये पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग, जो बहुत तेज़ी से भाप उठती है, इसी भाप का उपयोग हम टरबाइन चलाने में करते हैं और उस टरबाइन से फिर विद्युत का उत्पादन होता है। अभी इस क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, फिर भी प्रायोगिक रूप में 2 परियोजनाएं चल रही हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में और दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में। तो इस तरह से ये हमारा भूतापीय ऊर्जा है। अब जरा हम इसी को मानचित्र में देखें। सीबीएसई बोर्ड वाले भैया जरा ध्यान से देखें। देखिए, अभी मैप में देखेंगे, ये जो ट्रायंगल जो बना है ये हमारा नाभिकीय तापीय ऊर्जा केंद्र है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, जो अभी हम लोग मैप में पढ़ रहे थे कि कहाँ पर है, NRK N4, ये नरौरा, देखिए इसको और छोटा कर देता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। R फॉर राजस्थान, R फॉर रावतभाटा, ठीक। NRK ये गुजरात में आ गया, काकरापारा, ये 3 ध्यान में आ गए हमारे। और फिर हम बढ़ते आगे की तरफ, NRKT ये तारापुर, महाराष्ट्र में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैगा ये आपके कर्नाटक में, और ये आ गया हमारा कलपक्कम, तमिलनाडु में। तो इस तरह से ये काकरापारा, और इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा फिर से, ये हमारा नरौरा, और ये हमारा रावतभाटा, ये काकरापारा, ये तारापुर। अब इसके नीचे जाएंगे तो फिर हमें ये हटाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा कैगा, ये हो गया कलपक्कम। ये हमारे जो प्रमुख 6 परमाणु उत्पादन ऊर्जा वाले केंद्र हैं। इसके बाद ये सारे जो हैं ये तापीय ऊर्जा केंद्र हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं जिसको हम लोग देख लेंगे, ध्यान में करेंगे। वैसे तो सारे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में एक पनकी है आपका, पनकी हो गया, परिचा हो गया, है ना। इसके बाद ये रिहंद हो गया, सिंगरौली, बोगाई गांव इधर से, इधर नामरूप, इधर लोकतक, और ये जो हम लोग गुजरात में देख रहे हैं, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती, ये तो हिस्ट्री में भी है, तो हिस्ट्री में भी काम आएंगे ये प्लेस, और यहाँ भी काम आएंगे। तो इसका इस तरह से हम लोग ध्यान करेंगे। फिर सबसे साउथ में तूतीकोरन, नेवेली, यहाँ पर कोयला उत्पादन भी होता है। फिर इधर ट्रॉम्बे, सोलापुर,
मुंबई, मुंबई तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये उकई, ये क्षेत्र कुछ महत्वपूर्ण है जिसको कि मानचित्र में पूछा जा सकता है। अन्य खनिजों के रूप में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तांबा राजस्थान में कहा था हमने, तो राजस्थान में दो क्षेत्र हैं। एक ये आपका खेतड़ी है और दूसरा ये अलवर। ये दोनों ही क्षेत्र हमारे महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक जो है तांबा का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद देखिए, इधर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो तांबा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे जो महत्वपूर्ण राज्य है तांबा उत्पादन की दृष्टि से वो कौन सा हुआ? खेतड़ी, यानी राजस्थान। फिर इसके बाद अभ्रक। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो ये आपका गया, कोडरमा सर्वाधिक। पहले पूरा एक बिहार क्षेत्र था। अगर झारखंड उस समय जब बिहार में था तो सर्वाधिक उत्पादन बिहार से होता था। इसके बाद आप ये देख रहे हैं राजस्थान में भी अजमेर में होता है और बेवाई, ये दो क्षेत्र इधर हैं। फिर कुछ दक्षिण भारत में भी है, एक ओंगले। अब बॉक्साइट, बॉक्साइट का देखते हैं। बॉक्साइट का जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में कटनी है, अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में दो क्षेत्र हैं, बिलासपुर और रायगढ़। मैग्नीज उत्पादन में हम लोगों ने देखा था उड़ीसा सर्वाधिक था, उसमें भी ये केंदुझर, सुंदरगढ़ ये क्षेत्र हैं। और महाराष्ट्र में ये नागपुर है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो गोवा भी है, गुंटूर, बेल्लारी, श्रीमोगा ये क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ये इसका उत्पादन मैग्नीज का किया जाता है। तेल क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मैप। इसमें तेल उत्पादक क्षेत्र, देखिए हमने उसमें पढ़ा था कि मुंबई हाई सर्वाधिक तेल का उत्पादन करता है। ये है, मैप में ज़रूर आएगा तो इसको बहुत ध्यान से। और गुजरात में ये अंकलेश्वर, यहाँ पर सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। यानी जो सर्वाधिक है वो आपका ये मुंबई हाई है और उसके बाद ये अंकलेश्वर। और इसके बाद जो है ये हम देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में पूरा ये क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है हम लोगों को। डिगबोई, ननमाती, मोरान, माकुम ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्राचीन क्षेत्र है। यही भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है ये। अब जो हम लोगों ने HVJ गैस पाइपलाइन की बात की थी वो देखिए इसमें देखने वाली है। H4 हजीरा, ये दिखाई दे रहा हजीरा, यहाँ पर मुंबई हाई से ऊपर ये हजीरा। और ये गैस पाइपलाइन बिल्कुल जा रही है, देख रहे हैं आप लोग। अंकलेश्वर, ये जो जा रही है ये इधर से जगदीशपुर चली गई तो इसी को हम HVJ कहते हैं। और फिर यही लाइन शाहजहाँपुर, आंवला होते हुए, दौराला होते हुए
दिल्ली में जाके मिल जाती है, और ये गाज़ियाबाद क्षेत्र भी उसी में आता है, और फिर ये धीरे धीरे ये दूसरी तरफ से ये आगे बढ़ गई है। तो ये गैस पाइपलाइन ज़रूर पूछी जाती है, HVJ, जो लगभग 1700 किलोमीटर की है। इसमें इस मैप में मुख्य रूप से यही है ध्यान करने लायक। एक तो हमारा बॉम्बे हाई है, सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र, और दूसरा हमारा गुजरात में अंकलेश्वर, और फिर तीसरा नंबर जो सर्वाधिक प्राचीन है भारत में वो है असम वाला क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत का ये क्षेत्र पूरा। अगला मैप है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग नहीं, इसमें अब कुछ बातें बुक में से कर ली जाए। मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बुक में भी कुछ ऐसी प्रमुख चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में देखना जरूरी है हम लोगों का। ये जो बॉक्स है, रैट होल के बारे में चर्चा हो गई है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, लंबी सुरंग से निकाला जाता है, इसीलिए इसको रैट होल भी कहा जाता है। लौह अयस्क के बारे में पढ़ चुके हम लोग, ये पाइग्राफ ध्यान में रहे। पाइग्राफ से ये रहता है कि हाँ सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो लौह अयस्क में सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। कुद्रेमुख के बारे में हम लोगों ने जान लिया। बैलाडीला इसलिए कहा जाता है कि बैल के डील के समान वहाँ की आकृति है, तो इसलिए उसका बैलाडीला के नाम से जाना जाता है। मैंगनीज उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में। देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ है। अलौह खनिज में ये सारा आता है, तांबा, बॉक्साइट्स, सीसा, सोना आदि। तांबा ये ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का मुख्य रूप से उपयोग जो होता है बिजली के तारों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में किया जाता है। और इसमें दिया है कि मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। झारखंड का सिंहभूम तांबे का मुख्य उत्पादक राज्य है, और राजस्थान की खेतड़ी खदानें प्राचीन काल से ही तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉक्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मैकाले की पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी, पठारी प्रदेशों में पाई जाती हैं। और इसके एस्को में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं। एल्युमिनियम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का सुचालक भी होता है, हल्का एवं सुचालक भी है, इसलिए इसे मेलेबिलिटी इसमें काफ़ी पाई जाती है। अभ्रक उत्पादन में देखिए, मैंने कहा था बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक। जब पूरा बिहार एक था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता था। थोड़ा बहुत उत्पादन राजस्थान में भी होता है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसकी छोटी पेटी पाई जाती है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट क्षेत्र है, यहाँ से 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। एल्युमिनियम की खोज के बाद देखिए कितना रोचक तथ्य दिया हुआ है कि नेपोलियन थर्ड अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था, और उस समय एल्युमिनियम इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि वो अपने मेहमानों को एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन कराता था। लेकिन बाद में इसका प्रयोग काफ़ी निम्न वर्गों द्वारा भी किया जाने लगा, और
इसमें आता है कि इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात हो गई थी, आम प्रचलन में आ गया था। खनिजों का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम इसका संरक्षण नहीं करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को यह प्राप्त नहीं हो पाएगा, और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इसके लिए भी अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उपयोग करेंगे, वही वाली थ्योरी, तो ज़्यादा ठीक रहेगी। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। यानी जितना आवश्यक हो, जैसे कि जो धातु उपयोग में नहीं है, पुरानी हो गई, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका फिर से नवीनीकरण करके फिर से उसका उपयोग करना। ऊर्जा संसाधन में मुख्य रूप से हम लोगों ने पढ़ा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। कोयला हमारा सर्वाधिक परंपरागत जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद ये मैप हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। देखिए, हजीरा HVJ जिसको कहते हैं, इसमें क्लियर दिया हुआ है। ये हजीरा, यहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है, और ये विजयपुर HVJ, और यहाँ से ये पाइपलाइन जाके जगदीशपुर चली गई। तो ये 1700 किलोमीटर की, और इसके बाद यही गैस पाइपलाइन इधर जगदीशपुर से शाहजहाँपुर, आंवला, बबराला, फिर इधर साहिबाबाद, गाज़ियाबाद का क्षेत्र, और पूरा दिल्ली, सोनीपत, ये पूरा क्षेत्र इस पाइपलाइन के द्वारा कवर किया जाता है। ये जो हमारा मुंबई हाई है, जो सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र है, और उसके बाद ये अंकलेश्वर है, और इसके बाद ये हमारा आपका पूर्वोत्तर भारत में असम वाला क्षेत्र। तो ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। कोयले की खानें ये दिखाई दे रही हैं, इसकी पट्टियाँ जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये चीज़ आ गई। फिर इधर ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, ये जो इसकी पट्टियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी, नेवेली, तो ये कोयला उत्पादक क्षेत्र। छह परमाणु जो ऊर्जा केंद्र हैं हम लोगों ने पढ़ा था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। उसमें से एक न एक ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो हमारे ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र हैं, चाहे वो बायोगैस के हों, भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र हों, या ज्वारीय ऊर्जा केंद्र हों, या आपके ये पवन ऊर्जा केंद्र हों, इसमें से एक न कोई केंद्र मैप में ज़रूर पूछता है। तो इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि एक तो जैसे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु सबसे आगे, तो तमिलनाडु को याद रखें। जो हमारा तापीय ऊर्जा वाला है, भूतापीय ऊर्जा वाला, उसमें हिमाचल प्रदेश में चल रही योजना, तो उसमें हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखें। और जो परमाणु ऊर्जा वाले क्षेत्र हैं उसमें 6, उनको याद रखें। तो इस तरह से मैप निश्चित रूप से आएगा, और इस तरह से अगर हम याद कर लेते हैं राज्यों के नाम उन स्थानों से जोड़ करके, तो हमें उनको मानचित्र में दिखाने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। CBSE बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड जो हैं, जैसे यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, वो ध्यान रखें कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं, तो उन शॉर्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें और उसका आंसर लिखें। एक्सरसाइज पर बेस्ड ना हो, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन ना के बराबर हैं। आप इसमें से मैक्सिमम जितना क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कोयले के कितने प्रकार हैं, उसमें से कौन सा कोयला सर्वोत्तम है, कौन सा कोयला सबसे निम्न कोटि का है, जिसको पीट कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, एंथ्रेसाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में
और हेमेटाइट में या आपका ये बिटुमिनस में इसमें अंतर क्या है, ये सभी पूछा जाता है। फिर इसी तरह से लौह अयस्क की पट्टियाँ, किस प्रकार का जो लोहा है वो किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। और आपका जो लौह अयस्क है, किस लौह अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो इसमें अधिकतम जितना आप क्वेश्चन बना सकें। बेलाडीला से निकाला गया लोहा का अधिकांश भाग किस देश को निर्यात किया जाता है, या कर्नाटक में सर्वाधिक कौन सी प्रसिद्ध जो है लोहे की खान है, या कुद्रेमुख किस प्रदेश में है, या कुद्रेमुख का क्या अर्थ होता है। ये सारा क्वेश्चन बन सकता है और आप बनाएं और उसका आंसर लिखें और मैप पर प्रैक्टिस करें। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लें कि मुंबई जो स्थान है वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मुंबई बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुंबई, कोलकाता जो हमारे महानगर हैं वो हर तरह से वो जुड़े हुए हैं, हिस्टोरिकल प्लेस भी हैं और ज्योग्राफिकल प्लेस भी हैं। तो इसी तरह से एक दूसरे से जोड़कर इसको अगर हम लोग याद रखते हैं तो मानचित्र में दिखाने में हमें बहुत आसानी होगी। इसीलिए मैंने अपने मैप इसमें लगाए हैं। उसके अतिरिक्त अगर आप लोगों किसी तरह की आप लोगों को दिक्कत है तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैप लेकर ही जब प्रैक्टिस करेंगे, और ये बहुत आसान है, केवल 10 मिनट का काम है। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ते पढ़ते थोड़ा थक गए हैं या साइंस पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो पास में मैप रखिए। चलो भाई, इसमें ध्यान में आता है कि जो हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उसको हम शो करें। नॉर्थ से स्टार्ट करें और साउथ तक चले जाएं। नॉर्थ फॉर नरोरा और साउथ में तमिलनाडु में कल्पक्कम। तो इस तरह से अगर हम बीच बीच में शो करते हैं तो हमारा ध्यान भी आता रहेगा, हमें याद भी होता रहेगा और हमारा पढ़ाई में टेस्ट भी चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से इसकी तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करें। देखिए, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें बिना मैप के अगर हम पढ़ाई करते हैं तो मार्किंग अच्छी नहीं होती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि किसी क्वेश्चन में अगर मैप नहीं भी मांगा है, उसमें आपके ध्यान में तो मैप शो करिए, उससे आपकी मार्किंग अच्छी होगी। जो कॉपी चेकर होगा उसके ध्यान में आ जाएगा कि भाई इस बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है और इसने देखो कितने कम समय में कितनी अच्छी तरह से अपने आंसर को लिखने का प्रयास किया है। तो इस तरह से अच्छी मार्किंग होती है। इसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन के अलावा भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस पर ही आप बेस्ड न रहें। आप लोग अपने प्रयास से क्वेश्चन बनाएं, उसके आंसर लिखें, तो वो आपको जल्दी लर्न होंगे। देखिए, जैसे ये नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। किस जिले में है? बुलंदशहर में है। और अगर इसको मैप में शो करना हो तो नॉर्थ से चलिए, नॉर्थ में और कहीं नहीं है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है। तो N फॉर नॉर्थ और N फॉर नरोरा, इस तरह से भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।